स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में जीएससी लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 30 दिन की सीरीज चल रही है। आज हम पहला सवाल बात करेंगे परमार वंश की। आपके सिलेबस में है दोस्तों, हम लोग सिर्फ सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं, जीएससी लेक्चरर के टू द पॉइंट चल रहे हैं। और परमार वंश की बात करते हैं दोस्तों, जिसको मालवा का परमार वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसी क्षेत्र में था। और इसमें सबसे जरूरी चीज दोस्तों ये है कि ये जो दिख रहा है आपको, इसको याद कर लेना है, क्योंकि जो ये साक्ष्य हैं इसी से काफी ज्यादा सवाल आ जाते हैं। तो ये पहला है कि सियक द्वितीय का हर्षोल अभिलेख। इसमें ये हो सकता है कि हर्षोल अभिलेख किस शासक का है, तो सियक द्वितीय का है। और कब आया था, कब लिखा गया था, 948 ईस्वी में। वहीं वाकपति मुंज का उज्जैन अभिलेख आता है, ये कब का है, 980 ईस्वी का। भोज परमार जो थे उनका बांसवाड़ा या बांसवाड़ा और बेतमा अभिलेख, ये जरूरी है। और उदयादित्य की उदयपुर प्रशस्ति, ये चार से हमको मालवा डायनेस्टी, सॉरी परमार डायनेस्टी, मालवा का परमार वंश जिसको बोलते हैं, इसकी जानकारी पूर्ण रूप से हमको मिलती है, जिसमें उपेंद्र, सियक द्वितीय, मुंज, भोज, ये सब मुख्य मुख्य जो मेन शासक रहे हैं। हालांकि इसमें 15-16 शासक लगभग रहे हैं, लेकिन हमें पूरा नहीं पढ़ना होता है। 4-5 हैं जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। थोड़ी सी और इस पे बात करें, चर्चा करें, तो परमार वंश दोस्तों अग्निकुल से उत्पन्न जो राजपूत वंश की शाखा थी, उससे माना जाता है कि उसी से इनका विकास हुआ था। और मालवा में ये हुए थे, इसलिए मालवा का परमार वंश बोला जाता है इनको। और इसमें जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं पद्मगुप्त, एक कवि हुए दोस्तों पद्मगुप्त। तो उन्होंने एक बुक लिखी है नवसाहसांक चरित। इसमें परमारों की उत्पत्ति आबू पर्वत बताई। इस बात का समर्थन करने के लिए धनपाल ने एक बुक लिखी तिलंक मंजरी, ठीक है। तो ये परमार वंश के उदयपुर, बसंतगढ़ व आबू पर्वत के अभिलेखों में भी मिलता है। आपको ये याद रखना है, बाकी काम हो जाएगा। वहीं जीएच ओझा ने भी इस बात का समर्थन किया है कि हाला युद्ध कवि की पिंगल सूत्रवृत्ति में भी परमाणु की उत्पत्ति जो है ब्रह्म क्षत्रिय कुल से होनी बताई गई है। तो ये चीजें थी थोड़ी सी उत्पत्ति के बारे में इनकी हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य जो थे वो ये हो गए। और प्रमुख शासक में प्रारंभ में तो परमार वंश के शासक जो थे प्रतिहार और राष्ट्रकूट के सामंत थे, ऐसा कहा जाता है, लेकिन मूल रूप से इनकी जानकारी कहीं पे लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। वैसे परमार वंश की बात करें तो 10वीं शताब्दी के आरंभ में कृष्णराज उपेंद्र द्वारा, इनको प्रथम शासक जो थे उनको उपेंद्र भी नाम दिया जाता है, और इनको कृष्णराज के नाम से भी जोड़ा जाता है कि उन्होंने ही परमार वंश के प्रारंभिक शासक यानी संस्थापक माने जाते हैं। 9वीं-10वीं शताब्दी में ये आता है, ठीक है। शताब्दी निकालना हम लोग बात कर लिए हैं। जब भी शताब्दी हो उससे एक कम कर दो, तो 9वीं शताब्दी है तो 8, तो 801 से 899 के बीच में क्या हो जाएगा, 9वीं शताब्दी। तो मालवा क्षेत्र में सत्ता स्थापित की इन्होंने, और कृष्णराज के नाम से भी इनको जोड़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इनके आगे बढ़ते हैं। देखो, इनमें जो शासक हुए हैं उपेंद्र या तो कृष्णराज हैं, इसके अलावा वेरी सिंह प्रथम प्रथम है, सियक प्रथम है, वाकपति प्रथम है, वेरी सिंह द्वितीय है। इस तरीके से बहुत आते हैं, हमको याद नहीं रखना है, जबकि हम लोग मूल रूप से इन्हीं लोगों को देखेंगे। एक तो ये पहले हो गए, और लास्ट वाले को याद रखना है, महालक देव जो थे अंतिम शासक थे परमार वंश के, और इनको अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में पराजित करके पूर्ण रूप से इस वंश को मिला लिया था सल्तनत वंश काल में, सल्तनत वंश में, ठीक है। तो सियक द्वितीय पे आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट शासक हैं, क्योंकि वास्तविक जो संस्थापक माने जाते हैं मालवा के परमार वंश के, वो सियक द्वितीय ही।
और राष्ट्रकूटों को हराकर स्वतंत्रता स्थापित की थी इन्होंने, और मालवा में परमारों की मजबूत स्थिति को मजबूत किया था। ठीक। अब ये काफी इंपॉर्टेंट शासक हैं, मुंज या वाकपति जिनको बोला जाता है। और वाकपति मुंज अपने वंश के तो सबसे शक्तिशाली महान योद्धा और कवि भी थे। ये चालुक्यों से युद्ध करते हैं, पराजित होकर मारे गए बाद में, लेकिन उनके बीच में हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी और, कि साहित्यिक संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध हैं। तो ये मुंज जो थे वो कलचुरी शासक युवराज द्वितीय को पराजित किए थे। और ये काफी इंपॉर्टेंट है कि त्रिपुरी पर अधिकार किया था इन्होंने। तो त्रिपुरी पर अधिकार करने के लिए किसे जाना जाता है? वाकपति मुंज को। और हूणों को भी पराजित किया था। तो परमार शासक हूणों को भी कौन पराजित करते हैं? ये वाकपति मुंज। ठीक, मुंज भी बोलते हैं अलग से, वाकपति मुंज साथ में भी आते हैं। इसके अलावा मुंज ने अपने कई अभियान चालुक्यों के खिलाफ किए थे। चिंतामणि, जो प्रबंध चिंतामणि बुक है, उनके अनुसार मुंज ने चालुक्य शासक तैलप द्वितीय को 6 बार पराजित किया था। ठीक है। और अंततः चालुक्य शासक तैलप द्वितीय को पकड़कर कारागार में डाल दिया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी काफी जरूरी सवाल है कि जो तैलप द्वितीय थे, तैलप द्वितीय कौन था? वो चालुक्य शासक था। 6 बार आक्रमण किया, लास्ट में उसको पकड़कर कारागार में डाल दिया था। तो वो कौन थे? मुंज ही थे। और मुंज के दरबार में कौन कौन रहते थे दोस्तों? पद्मगुप्त, धनंजय, हलायुद्ध। हलायुद्ध याद रखिएगा, पद्मगुप्त, धनंजय, हलायुद्ध। हलायुद्ध ने लिखी है दोस्तों पिंगल सूत्रवर्ती। ये पिंगल सूत्रवर्ती क्या है? ये है बुक इनकी। तो अलग से पूछा गया है कि पिंगल सूत्रवर्ती के लेखक कौन है? तो हलायुद्ध है। ये दरबार में, सभा में विद्वान जो रहते थे उनका नाम है। तो पद्मगुप्त, धनंजय, हलायुद्ध। अमित गति जैसे विद्वानों ने इनके राजसभा की शोभा बढ़ाई। ठीक है। अब आगे चलते हैं। और मुंज ने मुंज सागर की स्थापना की थी, तालाब भी बनवाया था सागर में। मुंजपुर नगर की भी स्थापना की थी। मुंज ने अभोग वर्ष, अमोघ नहीं अभोग वर्ष की उपाधि धारण की थी। और एक बात और कि सिंधुराज एक प्रतापी शासक था जिसने कुमार नारायण तथा सहसांग की उपाधि धारण की थी। तो सिंधुराज ने अपने शासन में दक्षिण कौशक, लाठ प्रदेश और उत्तरी चालुक्य के क्षेत्र को जीता था। अब सिंधुराज जो था, इसके बाद जो आता है इसकी बात हो रही, सिंधुराज जो था हूणों को अंतिम रूप से पराजित कर देता है। तो हूणों को पराजित करने वाले कौन थे? मुंज वाकपति थे। और अंतिम रूप से पराजित करने वाले कौन थे? सिंधुराज थे। ठीक है। तो ये भोज के बाद आते हैं। और सिंधुराज के उपरांत राजा भोज परमार वंश का शासक बनता है। यानी भोज के पिता की बात करोगे तो कौन था? सिंधुराज था। राजा भोज परमार भी इसको बोलते हैं, और इनकी जो उपाधि है वो कविराज की है। तो भोज का शासनकाल राजनैतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से परमार वंश का स्वर्ण काल है। ठीक है। अगर परमार वंश के स्वर्ण काल की बात करें तो भोज, राजा भोज परमार की है शासनकाल आता है। तो इस दौरान भोज ने न केवल अपना साम्राज्य विस्तार किया बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र को भी प्रोत्साहित किया। और भोज की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। और परमार वंश के जो इनकी राजधानी थी वो उन्होंने धार बनाई थी। धार यानी धार नगरी इसको बोलते हैं। और ये महान विद्वान, लेखक और संरक्षक थे विद्वानों के। इनके प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो सम्रांग, सूत्रधार, राज मार्तांड। इन्होंने हालांकि बहुत सारे जो ग्रंथ थे उन्होंने लिखा था। जैसे काव्य में श्रृंगार मंजरी इनकी ही लिखी हुई पुस्तक है। और इसके अलावा श्रृंगार प्रकाश की यही भोज ही लिखते हैं। कूर्म शतक ही यही लिखते हैं। इसके अलावा चंपू रामायण भी इन्हीं की लिखी है। सरस्वती कंठाभरण इन्हीं की है। इसके अलावा शब्दानुशासन इन्हीं की है। योगासार संग्रह इन्हीं की है। युक्त कल्पतरु इन्हीं की है। सम्रांग सूत्रधार इन्हीं की है। राज मार्तांड इन्हीं की है। विद्वांश वल्लभ इन्हीं की है। और शालिहोत्र भी
भोज की ही पुस्तक है। इसके अलावा भी 20 पुस्तक हैं जो कि मैं नहीं बताया क्योंकि बहुत कम ही है, 5 7 10 ठो जैसे हैं, ये सारी चीजें याद करना है। ठीक है, शैव दर्शन पे भी लिखते हैं, चिकित्सा पे भी लिखे हैं, ज्योतिष शास्त्र पे लिखे, तो कुल मिला के बहुत ज्यादा विद्वान व्यक्ति थे ये राजा भोज। इसके आगे चलते हैं तो भोज नामक झील भी उन्होंने बनवाई थी। और एक प्रमुख बात यह है कि जब भोज की मृत्यु हुई थी तो कविराज नाग ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, आद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, यानी विद्या और विद्वान दोनों ही निराश्रित हो गए, क्योंकि ये बहुत बड़े संरक्षक दाता थे, संरक्षण करता थे विद्वानों के, लेखकों के। इसीलिए उन्होंने कविराज नाग ने कहा था इनकी मृत्यु को, आद्य धारा निराधारा निरलंबा सरस्वती। ठीक है, भोज की मृत्यु के उपरांत परमार सत्ता का पतन प्रारंभ हो जाता है। और भोज के उपरांत बहुत सारे शासक आते हैं फिर भी, जैसे जयसिंह प्रथम, उदय, आदित्य, लक्ष्मण देव, नरवर्मा, यशोवर्मा, जयवर्मा, अर्जुन वर्मा। इसके अलावा हम लोग सिर्फ 3 की बात करेंगे कि उदयादित्य, नरवर्मा यानी यशोवर्मा, और लास्ट में महालक देव हम लोग बात कर लिए हैं कि अंतिम शासक था। उदयादित्य के बारे में थोड़ा सा, भोज के बाद वंश को पुनर्गठित किया था और परमार शक्ति को कुछ हद तक पुनर्जीवित किया था। नरवर्मन वशी यशोवर्मन की बात करेंगे तो उत्तरकालीन शासक था, वंश की शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो गई। महालक देव अंतिम शासक था, परमार वंश के अंतिम शासक। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में पराजित करके अपने शासन सल्तनत में मिला लिया था। तो इस तरीके से परमार के कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग समझ लिए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल हमारा हिंदू महासभा से है। हिंदू महासभा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और ये काफी जरूरी है, कई बार सवाल इससे आते हैं। तो दोस्तों, हिंदू महासभा जो है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें हम लोग बात कर लेंगे आज। ठीक है, क्या थी, क्यों थी, कहाँ बनी थी। तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा भी इसको बोलते हैं। इसका इतिहास भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है। ठीक है, इसको क्रोनोलॉजिकल बात करेंगे तो हिंदू महासभा जो थी उसके उदय से प्रभाव तक बात करेंगे, क्या क्या प्रभाव पड़ा लास्ट में। सबसे पहली बात कर रहे हैं कि स्थापना स्थापना की पृष्ठभूमि करेंगे, और 1900 से 1915 के बीच में, क्योंकि इसकी स्थापना होती है 1915 में और फाउंडर होते हैं मदन मोहन मालवीय जी। लेकिन उसके पहले की बात थोड़ी सी कि 20वीं सदी की शुरुआत में जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है तो उसके बाद हिंदुओं को लगता है कि भाई हिंदुओं की रक्षा के लिए भी एक संगठन जरूरी हो गया है, क्योंकि मुस्लिम लीग बन चुका था। तो यही बात चल रही थी, तब 1915 आ जाता है धीरे धीरे, और मदन मोहन मालवीय को एक मौका मिलता है। और हरिद्वार में, उस समय हरिद्वार में कुंभ मेला लगा था। कुंभ मेले में ही उन्होंने इस अखिल भारतीय हिंदू महासभा की नींव रखी थी। तो कब? 1915 में। उनका मूल उद्देश्य ही यही था दोस्तों कि भाई पहले हिंदू समाज को संगठित करना है, कुरीतियों को दूर करना है और सामाजिक सुधार करना है। इसी पे बात हो रही। बाद में वैचारिक विस्तार होता है और सावरकर का दौर आता है। सावरकर इनसे जुड़ते हैं और ये 1930s का दौर है। इसमें यह होता है कि शुरुआत में यह एक सामाजिक संगठन तो था ही कि भाई हिंदुओं के लिए काम करेगा, लेकिन धीरे धीरे ये राजनीतिक रूप से सक्रिय होने लगा। और 1937 की बात है दोस्तों, जब वीडी सावरकर, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1937 में अध्यक्ष बनते हैं और उन्होंने हिंदू जो संगठन को हिंदुत्व की एक स्पष्ट राजनीतिक विचारधारा दी। तो वीडी सावरकर ने हिंदुत्व की विचारधारा दी, हिंदुत्व की परिभाषा दी। कब? 1937 में, जब हिंदू महासभा की अध्यक्षता करते हैं वीडी सावरकर जी। ठीक है, तो उन्होंने नारा दिया कि राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैन्यीकरण। उनका मानना था दोस्तों कि हिंदुओं को, जो युवा हैं, उनका सैन्यीकरण करना चाहिए, यानी उनको सैनिकों की तरह ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो आगे चलकर कोई प्रॉब्लम हो तो उनको समझा सके।
संभाल सकें स्थिति को। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन 1940s की बात आ जाती है। 1930s की बात कर लिए, सावरकर जी आ गए थे। 40s में यह दौर जो था संगठन के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उस टाइम विरोध किसका हो रहा था? विभाजन का। तो महासभा ने कहा कि नहीं भैया, अखंड भारत होगा, कोई खंड नहीं होगा भारत का। अखंड भारत की जो नारा है उन्होंने दिया और बुलंद किया कि भारत के जो टुकड़े किए जाने हैं पाकिस्तान का निर्माण करके, उसका कड़ा विरोध किया। और मुस्लिम लीग से भी टकराव हो गया, क्योंकि जिन्ना चाहते थे टू नेशन थ्योरी, उसके जवाब में हिंदू राष्ट्र की मांग तेज उठाई और कहे कहां से? अफगानिस्तान से लेकर पूरे वर्मा तक पूरा भारत एक ही रहेगा। ठीक है। तो इसके जो महासभा है, इसकी कुछ सिद्धांतों की बात करें अगर, जो सिद्धांत हुए थे उनका क्या था? पहली बात तो यही था कि भाई अखंड भारत होगा, इसमें कोई बात नहीं, इस पे भी चर्चा होती है, आज भी होती है इनकी। दूसरी बात यह है कि गौरक्षा और सामाजिक सुधार, गौरक्षा भी करेंगे और सामाजिक सुधार की भी बात होती है। तो समाज में छुआछूत को मिटाना और गाय की रक्षा के लिए कानून की मांग करना, ये दूसरा सिद्धांत था इनका, बेस था इनका। तीसरा था शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन क्या था दोस्तों? जिसके उन लोगों को वापस बुलाना हिंदू धर्म में जो किसी कारणवश धर्म परिवर्तन कर चुके थे। इसमें स्वामी श्रद्धानंद ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। और वहीं चौथी बात आती है हिंदी और देवनागरी की। हिंदी और देवनागरी की, इसमें क्या बात होती है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा और देवनागरी को आधिकारिक लिपि बनाने पर उन्होंने जोर दिया, पुरजोर समर्थन किया था। ठीक, ये बात हो गई इनकी। अब प्रमुख नेतृत्व की बात करें तो कौन कौन थे नेतृत्व में? सबसे पहले हम लोग बात कर लिए थे कि मदन मोहन मालवीय जी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने स्थापना की और शिक्षा और सांस्कृतिक एकता पर जोर दिया। दूसरा वी.डी. सावरकर जी आते हैं और हिंदुत्व की विचारधारा परिभाषित किया और राजनीतिक धार दी। इसके अलावा स्वामी श्रद्धानंद आते हैं, स्वामी श्रद्धानंद, और वह शुद्धि आंदोलन दलित उद्धार के लिए कार्य में अग्रणी भूमिका निभाई। चौथा बात आती है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महासभा के अध्यक्ष थे, महासभा के अध्यक्ष रहे और बाद में उन्होंने भारतीय जनसंघ बनाया। भारतीय जनसंघ कौन था? आज की जो बीजेपी है उसका पहले नाम क्या था? भारतीय जनसंघ। ठीक है। अब इसकी थोड़े इतिहास की रोचक बातों की बात करें तो दोस्तों, रोचक बातें ये है कि मालवीय जी ने महासभा की शिक्षा के माध्यम से हिंदू जो पुनर्जागरण का सपना देखा था, बाद में 1916 में ही बीएचयू में तब्दील होता है और बीएचयू की स्थापना होती है। क्रांतिकारियों के साथ, जैसा कि आपने पहले देखा है और इस इमेज में भी देख पा रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में, जैसे काकोरी कांड में भी कानूनी मदद के तौर पर भी समर्थन लिया। और सावरकर ये चाहते थे कि हिंदू युवा सेना में शामिल हों, हिंदू युवा सेना में शामिल हों ताकि देश की रक्षा कर सके वो शारीरिक और मानसिक रूप से। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी। एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी, सपोर्ट फॉर काउ प्रोटेस्ट, अपोजिशन पार्टीशन, ये बिल्कुल नहीं मानते थे। हिंदुत्व आइडियोलॉजी थी अखंड भारत की, ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला दोस्तों, आज तुगलक वंश के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि जो 1320 से 1414 तक रहता है और इतिहास दिल्ली सल्तनत के इतिहास के सबसे उतार चढ़ाव भरे काल में ये होता है। और इसको क्रोनोलॉजिकली थोड़ा सा बात करेंगे इस पे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है, सिलेबस यानी जीएससी लेक्चर के सिलेबस में है। इनका उदय तो होता है 1320 में दोस्तों, और गयासुद्दीन तुगलक की बात पहले कर ले रहे हैं। इस इमेज की ही सहायता से आज बात करेंगे इसमें, क्योंकि देखो अब तुगलक की बात हो रही है तो ये 3 शासक जो हैं शुरुआत के, इन्हीं से ज्यादातर सवाल आता है और उसमें भी सबसे ज्यादा 70-80% तो ये एमबीटी और एफएसटी से ही आता है, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक से ही।
ठीक है, शुरुआत करते हैं गयासुद्दीन तुगलक से। 1320-25 में 1320 से 1325 के बीच में इनका शासन रहता है। खिलजी वंश के खिलजी वंश के अंतिम शासक को इन्होंने हराया और उसके बाद तुगलक वंश की नींव डाली। मुख्य कार्य यह था कि तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया। और ये मजबूत प्रशासक तो थे ये, लेकिन बहुत उदार थे और कानून व्यवस्था पर जोर तो देते थे, लेकिन बहुत ज्यादा रूड नहीं थे। बहुत ज्यादा एक शासक जैसी मजबूती होती है कि उस तरीके से नहीं थे। वो 1325 में एक लकड़ी के मंडप गिरने से रहस्यमयी दुर्घटना हो जाती है। हालांकि कानून व्यवस्था पर तो जोर तो देते थे, लेकिन एक बात इनके बारे में फेमस है, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया उस टाइम संत हुआ करते थे, सूफी संत थे, और उनसे इनकी जमती नहीं थी, क्योंकि वो ना तो टैक्स देते थे और गयासुद्दीन चाहते थे कि वो जो पिछला जो जितने शासक दिए हैं पैसा उनका वापस कर दें। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो पाएगा। बंगाल अभियान पे ये गए थे और वहां से वापस आ रहे थे, तभी मैसेज भिजवाया, यानी पत्रों के माध्यम से, कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले तुम दिल्ली छोड़ दो निजामुद्दीन औलिया। तो औलिया ने उस टाइम कहा था कि हनुज दिल्ली दूरस्थ है, यानी दिल्ली अभी दूर है। और बात सही निकली संयोग से। और गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली से कुछ दूरी पहले ही एक लकड़ी के महल में स्वागत के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक मंडप तैयार किया था। बाद में उसी में बिजली गिरने, या कुछ लोग मानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जानबूझकर ऐसा मारा, तो उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है और दिल्ली नहीं पहुंच पाता है। फिर उसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 के बीच में, जिनको एमबीटी शॉर्ट में हम बोलेंगे। और इनके बारे में कहा जाता है कि भाई ये तो मिक्सचर ऑफ जीनियस और मैडनेस है, यानी मिश्रण का विरोधाभास था, क्योंकि इनके विचार तो महान थे लेकिन एग्जीक्यूशन बड़ा खराब था। और 1927 की बात है, वो राजधानी परिवर्तन करते हैं 1327 में, 1327 में। और दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गए, जो कि असफल रहा, वापस दिल्ली इनको आना पड़ा। और वहीं 1329-30 की बात है, जब ये सांकेतिक मुद्रा चलाते हैं, ये भी फेल हो जाती है। तांबे के सिक्के चलाए, लेकिन जाली सिक्कों के कारण अब अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। दोआब में कर वृद्धि होती है। भारी करों के कारण किसानों ने विद्रोह कर दिया था दोआब में, गंगा यमुना दोआब की बात है। और मध्य एशिया पे आक्रमण की बात, खूब बड़ी सेना बनाते हैं, लेकिन साम्राज्य विस्तार की योजना बनाई, लेकिन इसमें भी वे असफल हो जाते हैं बाद में। और थर्ड बात यह है कि कल्याणकारी और धार्मिक कट्टरता का युग आता है एफएसटी के साथ ही। और 1351 से 1388 के बीच में रहते हैं फिरोज शाह तुगलक, जो थे चचेरे भाई, एमबीटी के बाद सुल्तान बनते हैं। और प्रशासन के तौर पर दीवान खैरात की बात करते हैं तो कौन? फिरोज शाह तुगलक। और दीवान बंदगान भी इन्होंने ही। बंदगान बंदियों के लिए था, क्योंकि ये दासों के बड़े शौकीन थे और 1,80,000 दास इनके पास थे, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। और दान विभाग की स्थापना दीवान खैरात ने भी की थी। और बुनियादी ढांचा से में बात करें अगर, तो सिंचाई के लिए इन्होंने नहरें बनवाई थी खूब ढेर सारी। फिरोजाबाद जैसे शहर बसाए थे, लगभग 300 के आसपास या 300 से ज्यादा ही शहर बसाए थे, जिनमें जौनपुर भी आता है। धार्मिक नीति और जिन्होंने जजिया कर को सख्ती से लागू किया था और दास प्रथा को बढ़ावा दिया था, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। इनके बाद जो शासक आते हैं वो कमजोर होते हैं, उत्तराधिकारी कमजोर होने की वजह से धीरे धीरे इसका अंत होना शुरू हो जाता है। आंतरिक विद्रोह भी होने लगते हैं। उसी बीच में 1398 में ये तैमूर का आक्रमण हो जाता है और समरकंद के शासक जो था तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया और सल्तनत की एकदम कमर तोड़ दी। उसके बाद कभी उठ नहीं पाया। और 1414 में अंतिम शासक रहे हैं तुगलक वंश का अधिकारी अंत हो गया और सैयद वंश की स्थापना होती है। तो नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक थे लास्ट, और पहले थे गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 के बीच। अभी थोड़े से पीवाईक्यूज देख लेंगे। इसमें प्रशासनिक की बात करें, केंद्रीकृत थी, सेंट्रलाइज्ड मोनार्की थी, फारसी भाषा का प्रयोग करते थे ये सब, ठीक है। और वास्तुकला के दूर ढलवा दीवार, ढलवा थोड़ा सा थोड़ा स्लोपिंग वॉल थी। और प्रमुख इमारत जो थी तुगलकाबाद किला और फिरोजशाह कोटला है। और हौज खास की स्थापना होती है। अर्थव्यवस्था के तौर पर कृषि और सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और पतन का कारण तो वही बता दिए कि तैमूर का आक्रमण और उसके बाद जो उत्तराधिकारी थे वो मजबूत नहीं थे, ठीक है। अब कुछ
पीवाईक्यूज को वन लाइनर में अगर बात कर लें तो 1320 की बात है दोस्तों। गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी मलिक की उपाधि के साथ तुगलक वंश की स्थापना करता है दिल्ली की गद्दी पर। और सिंचाई कर की बात हो रही है अगर, तो सिंचाई कर में भारत में नहरों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू होता है और ये शुरू करने वाला गयासुद्दीन तुगलक ही था। राजधानी परिवर्तन 1327 में होता है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। राजधानी परिवर्तन बदलकर कहाँ होता है? दिल्ली से दौलताबाद। सांकेतिक मुद्रा 1329-30 में चलती है और वो भी फेल हो जाती है। और इब्न बतूता का आगमन होता है कब दोस्तों? 1333 ईस्वी में। कब आता है? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। प्रसिद्ध मोरक्को यात्री था इब्न बतूता। मोरक्को मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया और किताबुल रहला लिखी थी उन्होंने। ठीक है, इब्न बतूता ने क्या लिखा था? किताबुल रहला। दीवान ए कोही की स्थापना भी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवान ए कोही क्या था? ये दोस्तों ये था कृषि के लिए था, जिसमें किसानों को अकाल से राहत दिलाने के लिए उनको कुछ कृषि उपकरण भी देना था और जो दान नहीं, बीज बोने के लिए उसकी व्यवस्था करवाने के लिए दीवाने को ही था। तो कृषि के लिए था कुल मिला के ये। और जजिया कर, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला पहला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, जिसका शासनकाल 1351 से 1388 के बीच में होता है। नहरों का जाल, दिल्ली सल्तनत में सबसे विस्तृत नहरों का जाल निर्माण होता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और नया कर जो सिंचाई कर, हक ए शर्ब नया कर था, या हासिल ए शर्ब जिसको बोलते हैं नमक, ये सिंचाई कर था। ये सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ही यानी FST ने ही लगाया था। विभागों की स्थापना में बात कर ली है कि दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान की स्थापना FST फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और FST ने ही, फिरोज शाह तुगलक ने ही अशोक के जो स्तंभ थे, एक तो टोपरा एक तो मेरठ, दोनों स्तंभों को लाया दिल्ली। कौन था? फिरोज शाह तुगलक ही। तैमूर लंका आक्रमण होता है 1398 ईस्वी में। और उस समय जो शासक था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो जब तैमूर का आक्रमण होता है 1398 में, तो कौन शासक था दिल्ली का? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल दिल्ली पर आक्रमण होता है। अंतिम शासक के तौर पर मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, जिसे बात कर लिए ये पहले? नासिरुद्दीन महमूद था, जिसके शासन के बारे में तो कहा जाता है कि वे दिल्ली से पालम तक ही इसकी सत्ता बची थी। नगरी की स्थापना में जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद और बाकी ऐसे ढेर सारे नगरों, 200-300 नगरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और जौनपुर की स्थापना तो भाई जूना खां यानी MBT की याद में किया था। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा ओवरऑल तुगलक वंश को भी देख ली, और आप अपना रिवाइज करते रहिए। लगभग हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, दो पॉइंट। ज्यादातर मुझे लगता है 60% तक तो हो ही गया है, 50-60% तक। बाकी कल सुबह मिलते हैं 6 बजे, तब तक के लिए।